हेलो फ्रेंड्स, फोकस ऑन करियर देवली सर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ हिंदी साहित्य पर। और ये क्लास विशेष रूप से एलटी हिंदी के लिए चलाई जा रही है, किंतु फ्रेंड्स ये क्लास गूगल मीट पर चलेगी, तो आप एज ए डेमो ये क्लास देख सकते हैं। और आपको ज्वाइन करना हो तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए। एलटी हिंदी जो आगामी परीक्षा होगी, जो कि कोरोना के चलते पीछे गई, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो रहने वाला है और आगे भी आपको ऐसी वीडियो दी जाएगी। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर फ्रेंड्स, ठीक है, साहित्य को हम बेसिक समझते हैं। मैं आपको बेसिक बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपके नेट लेवल यूपीएससी हिंदी और एलटी सबके काम आ जाएगा। एक बेसिक कंटेंट, बेसिक वर्ल्ड को आप समझते हैं, हम समझते हैं कि साहित्य है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो साहित्य क्या है, लिटरेचर्स को बोलते हैं, साहित्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो आप देख लीजिए बोर्ड पर। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ी रही है, काफ़ी लंबी रही है। हम समझते पहले साहित्य क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, साहित्य होता क्या है, आप इसी को समझिए। तो फ्रेंड्स साहित्य की कोई निश्चित परिभाषा देना असंभव है फ्रेंड्स। ठीक है, साहित्य, अगर मैं ये बोलूं कि साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है। वांग्मय का वह हिस्सा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक शब्द यहां पर आया है, इसी को समझेंगे आप, वांग्मय, अंगह। ठीक है फ्रेंड्स, वांग्मय, तो वांग्मय वर्ड को समझेंगे। वांग्मय क्या है, ठीक है, तो वांग्मय अंगह लगा हुआ है, आप देखिए अंगह, क ख ग घ घ ngह। ठीक है, तो ये आप समझिए वांग्मय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वांग्मय का जो सबसे सरल अर्थ है वो होता है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, मैंने परिभाषा जो बोली आप नोट कर लीजिए। साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द व अर्थ के बीच में क्या चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, अब शब्द और अर्थ ही क्यों, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको पता है भाषा क्या होती है, अभिव्यक्ति का वैसे सामान्यतः माध्यम हम लेते हैं भाषा को। ठीक है, अभी वो भाषा का यहाँ पर टॉपिक नहीं है, साहित्य का टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, साहित्य को वांग्मय से कैसे जोड़ना है, तो आप देखिए वांग्मय का मतलब होता है मौखिक और लिखित रूप से। अब देखिए फ्रेंड्स, वांग्मय जो होता है ये तीन प्रकार का आप कह सकते हैं। ठीक है, वांग्मय तीन प्रकार का आप कह सकते हैं। ठीक है, पहला आप कह सकते हैं वार्ता, वांग्मय वार्ता के रूप में, वांग्मय शास्त्र के रूप में, और वांग्मय शब्द व अर्थ से, शब्द व अर्थ के महत्व के रूप में, या इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स साहित्य के रूप में। ठीक है, तो आप समझ गए फ्रेंड्स कि वांग्मय के जो मैंने ये तीन बनाए हैं यहाँ पर, ये वांग्मय के क्या हैं, एज ए क्षेत्र हैं। ठीक है, वांग्मय कहाँ हो सकता है हमारा, वार्ता के रूप में हो सकता है, बातचीत मैं कर रहा हूँ जैसे वांग्मय कर रहा हूँ। शास्त्र मतलब जो विज्ञान शास्त्र होता है या कोई थीसिस लिखी जाती है उस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। और साहित्य आपको पता ही, जो हम पढ़ रहे हैं साहित्य भी वांग्मय का क्या है, एक क्षेत्र है, मतलब कह सकते हैं, या भाषा के माध्यम से की गई बात ही वांग्मय है। अगर वांग्मय को समझें, वांग्मय को, इसका संधि विच्छेद कीजिए पहले। ठीक है, वांग्मय का संधि विच्छेद है फ्रेंड्स वाक प्लस मय। वाक मतलब बोलना, ठीक है ना, वाक मीन्स बोलना, मय मतलब अभिव्यक्ति से आप ले सकते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति को वांग्मय कहते हैं। वो भाषा आपकी वार्ता के रूप में हो सकती है, वो भाषा आपके शास्त्र के रूप में हो सकती है, और वो भाषा साहित्य के रूप में हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसी को समझिए कि हम वार्ता में क्या क्या प्रयोग करते हैं, शास्त्र में क्या करते हैं, सब साहित्य और में क्या करते हैं। ठीक है, इसको आप ठीक से समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, वांग्मय में क्या कर रहे हैं, देखिए वार्ता में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत में फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिए अर्थ का महत्व ज़्यादा रहता है। ठीक है, अर्थ का महत्व अधिक रहता है। ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको, किस में फ्रेंड्स, वार्ता में। ठीक है, मतलब बातचीत में कर रहा हूँ जैसे, तो अर्थ का महत्व अधिक रहता है, शब्द का नहीं। ठीक है, यहाँ पर शब्द का महत्व नहीं देखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से को समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मली बातचीत हम करते हैं। ठीक है, बातचीत हम करते हैं एज ए, मतलब मुहावरे भी यहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं कि मुहावरे के रूप में, जैसे हम कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो उल्लू सीधा करना का जो यहाँ पर उल्लू शब्द है उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बनाना।
तो यहाँ पर उसका अर्थ काम बनाने से है, ठीक है। उल्लू का अर्थ यहाँ पर कोई है नहीं, ठीक है। आपने अभिधा लक्षणा व्यंजना पड़ी होगी, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी को आप समझ गए होंगे। वार्ता में क्या होता है, शब्द से ज़्यादा अर्थ पे महत्व ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम बातचीत करते कि मैं एक दिन आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तारे तो नहीं तोड़ेंगे ना, तारे तो एक शब्द है। तो उससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं मुकाम हासिल करूँ, ठीक है। तो मतलब आप इसी को समझिए कि अर्थ पे जाइए आप मेनली, ठीक है, शब्द पे नहीं। ये वार्ता होती है, समझ गए आप, इसको बातचीत बोलते हैं। अगर शास्त्र की बात करें, ठीक है, तो शास्त्र में शब्द का महत्व ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। शब्द का महत्व ज़्यादा होता है, अर्थ का कम होता है, ठीक है। जैसे थीसिस कोई लिखते हैं, विज्ञान शास्त्र है या कुछ भी है, सैद्धांतिक ज्ञान है, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र में बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम अर्थशास्त्र में बोलते हैं कि मांग का नियम, ठीक है, या विज्ञान में गुरुत्व कुछ भी है, गुरुत्वाकर्षण है, तो मांग का नियम का यहाँ पर मांग का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, मांग का अर्थ यहाँ पर मांग ही होगा, बाकी अन्य कोई अर्थ इसके नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के लिए मांग का अर्थ क्या है, मांग ही है, ठीक है। अन्य कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा ना, जैसे वार्ता में निकल रहा था, उल्लू का अर्थ कुछ और निकल रहा है, ठीक है। तो इसी को आप समझ गए वांग्मय शास्त्र के रूप में। और जो हमारा तीसरा क्षेत्र है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, साहित्य है फ्रेंड्स, ठीक है। साहित्य भी वांग्मय का एक हिस्सा है या एक माध्यम है, माध्यम कह सकते हैं आप इसको। अब साहित्य में न तो अर्थ का महत्व ज़्यादा होता है, न शब्द का महत्व ज़्यादा होता है, बल्कि इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में परिभाषा आपको बोली थी कि साहित्य वांग्मय मतलब भाषा के माध्यम से की गई बात। अब भाषा लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, ठीक है, सांकेतिक हो सकती है, सब चल जाएगा, ठीक है। सांकेतिक वार्ता में हम यूज करते हैं। फिर मैंने क्या बोला, साहित्य क्या है, वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच की शब्द महत्वपूर्ण है या अर्थ महत्वपूर्ण है, इस बात की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कोई साहित्य में शब्द को ज़्यादा महत्व देता है, कोई अर्थ का महत्व देता है, ठीक है। तो आप इसी को समझ गए होंगे, साहित्य की परिभाषा हमने लिख दी होगी। तो साहित्य को आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि वांग्मय का हिस्सा है, ठीक है। वांग्मय मतलब बातचीत करने का एक माध्यम है, ठीक है। तो भाषा तो चलो अलग टॉपिक है, तो थोड़ा आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं साहित्य की विशेषताएं, ठीक है। साहित्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, थोड़ा साहित्य के बारे में बता रहा हूं आपको, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए साहित्य की विशेषताएं, ठीक है। तो साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, साहित्य की विशेषताएं, ठीक है। तो पहला मुख्य फ्रेंड्स 3 विशेषताएं यहां पर हैं साहित्य की, इस चीज को आपको समझाता हूं, ध्यान से आप समझिए, ठीक है। पहले साहित्य शब्द का अर्थ भी आप जानेंगे इसमें, ठीक है। यहां पर आपको पता है विशेषता में एक तो मैंने बता दी है, शब्द व अर्थ के बीच, मतलब शब्द महत्वपूर्ण है या अर्थ, इसकी प्रतिस्पर्धा है ना, ठीक है। शब्द व अर्थ के बीच क्या है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा आप लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, इसमें रमणीयता होती है। रमणीयता मतलब सौंदर्यता, ठीक है। मतलब पढ़ने में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे गणित की किताब, तो गणित की किताब एक साहित्य नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं है, उसमें फैक्ट है, ठीक है। साहित्य में क्या होता है, एक इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना, रमणीयता उसमें होनी चाहिए, आगे बताऊंगा। और अगर विशेषताओं से मिलकर बने तो ये सदन हित से बना है साहित्य, सदन हित। साहित्य उसे कहा जाएगा जिसमें समाज के लिए एक क्या होगी, प्रेरणा होगी, या समाज के लिए हित की उसमें भावना होगी, या समाज के लिए हितकारी होगा, ठीक है। जैसे कोई भी कहानी है तो सारी कहानियां साहित्य नहीं हो सकती है ना। जैसे नॉर्मली जो ये कॉमिक्स वगैरह है तो ये साहित्य में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या है, समाज के हित के उसमें बारे में नहीं है, केवल वो मनोरंजन के लिए है, ठीक है। आप समझिए, समाज का उसमें हित होना चाहिए। तो साहित्य की विशेषता मेन होती है, सब मतलब सबका, हित मतलब अच्छा, ठीक है। रमणीयता क्या चीज़ होती है, पढ़ने में आनंद आए, जैसे कबीरदास जी के दोहे, या कुछ उसमें अच्छा काल्पनिक हो, कुछ उसमें विचार हो, ठीक है, या कुछ प्रकृति से जुड़ा हो, हर चीज़ का उसमें अंदर से क्या है, भावना आए पढ़ने में, ठीक है। जैसे कोई गणित किताब है तो उसको पढ़ने में क्या आपको अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। फैक्ट है वो, रमणीयता होनी चाहिए। और शब्द और अर्थ के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा इसमें होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ होंगे साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। साहित्य की विशेषताएं, शब्द अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है, पता नहीं चलता है कि शब्द इंपॉर्टेंट या अर्थ इंपॉर्टेंट। रमणीयता उसमें होती है, सौंदर्यता मतलब जैसे आपने सौंदर्य शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकारी, तो एक तरह से फ्रेंड जो चित्रकारी है ये भी एक साहित्य, भी एक क्या है, एक कला है, मतलब साहित्य भी एक कला है, ठीक है। जैसे हम बोलते थे साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है,
तो समाज का दर्पण तो अन्य चीज़ भी है, वैसे साहित्य को समाज का दर्पण पूरी तरीके से मानना केवल साहित्य ही समाज का दर्पण है ये कहना गलत है, ठीक है। साहित्य कहने के समाज का आईना होता है वो तो सही बात है। सद अनहित की भावना होनी चाहिए, मतलब सबके हित की इसमें भावना होनी चाहिए, तो विशेषताएं भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, साहित्य की परिभाषा गणित की तरह क्या नहीं हो सकती है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती है, ठीक है। साहित्य का संबंध आत्मनिष्ठता से है और सौंदर्य शास्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। एक नया वर्ड आ रहा है, उसको मिटा देता हूं मैं, एक नया वर्ड आ रहा है वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है, साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती है, बल्कि यह क्या होता है, आत्मनिष्ठ होता है और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित होता है। सौंदर्य शास्त्र मतलब जैसे स्थापत्य कला, मूर्तिकला, संगीत जो भी है उसमें से एक साहित्य भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ में क्या अंतर है, इस चीज को आप समझेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ मतलब जिनमें सबका मत एक हो, ठीक है। जिनमें, सिंपल सी बात है, सबका मत एक हो, सबका मत एक हो। जैसे पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, सबने कहा नई दिल्ली है, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ जैसे प्रश्न पढ़ते होंगे, वस्तुनिष्ठ मतलब सबके लिए एक उसका उत्तर हो सकता है, किसी का अपना विचार इसमें नहीं होगा, या कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे अनुसार भारत की राजधानी कहीं और है, ठीक है। वो आत्मनिष्ठता में आएगा। वस्तुनिष्ठ समझ गए आप, जिस संदर्भ में या जिसके बारे में सबके एक ही मत हो या एक मत हो उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं, ठीक है। और जिसमें अपना मत ना हो, सॉरी, जिसमें सबका मत ना हो, अपना मत हो, स्वयं का मत हो, अपना मत या स्वयं का विचार हो, वह आत्मनिष्ठ होता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मेरे अनुसार, ठीक है। जैसे आपने कहा कि अभी वर्तमान चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, इसको कौन जीतेगा या अभी कौन हारेगा, तो आप बोलेंगे कि मेरे अनुसार अभी यह कहना क्या है, असंभव है, इसमें कोई भी अभी परिणाम रह सकता है, ठीक है ना, कोई भी परिणाम रह सकता है। तो ये स्वयं मेरे अनुसार है, तो इसको आत्मनिष्ठता बोलेंगे, ठीक है। और जो बोलेगा कि नहीं, कि ये जीतेगा कंफर्म है, या जिस तरीके से एक तरफा ही आंसर रहेगा उसका, या अपने में क्या रहेगा, खुद रहेगा, वो भी आत्मनिष्ठता है उसकी। लेकिन जो सब बोलेंगे वो वस्तुनिष्ठता आएगी, ठीक है। जो सब बोलेंगे वो वस्तुनिष्ठता आएगी, जिसमें अपना विचार होगा वो आत्मनिष्ठता होगी, ठीक है। तो साहित्य का संबंध किससे फ्रेंड्स, आत्मनिष्ठता से है, ठीक है। साहित्य आत्मनिष्ठता का चरम बिंदु है, क्लियर है। जैसे गणित वस्तुनिष्ठता का चरम मान सकते हैं आप ना, गणित में बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। जो प्योर मैथ्स होती है, अप्लाइड नहीं, जो प्योर मैथ्स होती है वो क्या है, वस्तुनिष्ठता का चरम बिंदु है, और जो साहित्य है वो आत्मनिष्ठता का चरम बिंदु है, ठीक है। तो आपने इसको, आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है फ्रेंड। तो साहित्य के बारे में आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम समझते हैं साहित्य कितने प्रकार का होता है। तो साहित्य के प्रकार समझना आवश्यक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो साहित्य कितने प्रकार का है, तो साहित्य फ्रेंड्स देखिए, मेन रूप से जो साहित्य है, मुख्य रूप से मेन है साहित्य तीन प्रकार के फ्रेंड, ठीक है। वैसे हम दो ही पढ़ते हैं इसमें, एक है फ्रेंड गद्य, एक है फ्रेंड्स पद्य, और एक है फ्रेंड्स चंपू काव्य, ठीक है। चंपू काव्य बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको जानते हैं कि चंपू काव्य क्या है, गद्य क्या है, पद्य क्या है। तो सबसे पहले गद्य देखो फ्रेंड्स, ठीक है। गद्य फ्रेंड्स गद धातु से बना है, गद्य बना है गद धातु से बना है फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बोलना, ठीक है। गद मतलब बोलना, यहाँ पर इसे आप ले सकते हैं गद, ये है गद्य, ये ध्य बनाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। गद्य, ये पद्य, और ये चंपू काव्य, ठीक है। तो आपको पता है इंग्लिश में पद्य को पोएट्री बोलते हैं, ये पोएट्री है, ये प्रोज है, और ये चंपू है मिश्रित। इंग्लिश में नहीं होता नॉर्मली। चंपू मतलब क्या होता है, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी मौजूद होता है, ठीक है। नॉर्मली कविता को हम पद्य बोल देते हैं, ठीक है। कविता को हम पद्य बोल देते हैं, सही भी है एक तरफ से। जो पोएट्री होती है, गद्य आपको पता है कहानी जैसी, एक निबंध जैसा, ठीक है, एक जिसमें लय नहीं होती है, ठीक है। गद्य में लय नहीं होती, याद रखना, गद्य में लय नहीं होती है। जैसे हम कोई गाना बोलते हैं तो वो पोएट्री में आएगा, वो गद्य में नहीं आएगा, गद्य में लय नहीं होती है। क्लियर है आपको इस चीज़ का। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि पद्य क्या है, कविता है नॉर्मली जिसमें लय होती है, ठीक है। तुक होता है, छंद होता है, जैसे तुकान शब्द होते हैं ना। तो कितना लोग पद्य में क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं, ठीक है। तो पद्य में कविताएं लिखते हैं तो केवल तुकान शब्द जोड़ते हैं, केवल तुकान शब्द जोड़ते हैं पीछे से। उसको वास्तविक रूप से कविता नहीं कहा जा सकता है। कविता की कसौटियाँ कुछ और हैं, ठीक है। कविता की कुछ और कसौटियाँ हैं। केवल कविता लिखना इतना आसान हिंदी में नहीं है, साहित्य को आप ठीक से जानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो केवल तुकान शब्द बिठाते हैं, जो लास्ट में आते हैं शब्द, है ना, जैसे लास्ट में जो शब्द आते हैं, और कई कविताओं में केवल आप अगर तुकान शब्द यूज कर रहे हैं तो वो पद्य नहीं है, वो एक अच्छी कविता में नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए काफ़ी कंडीशन है, लय होनी चाहिए उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं,
तुकबंदी, छंद होना चाहिए, थोड़ा बहुत, उसमें मतलब रमणीयता होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंग आनी चाहिए उसमें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये पद्य की कसौटी पे आपको समझना पड़ेगा। गद्य में लय नहीं होती है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ व्याकरण के नियमों का उल्लंघन लय कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई कहानी बोली, ठीक है, जैसे मैंने कहानी बोली कि राम एक लड़का था, राम बाजार गया, राम कक्षा इतना पढ़ता है, राम के पिता का नाम ये है, तो ये एक गद्य है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अच्छा लड़का है राम, ठीक है, पिता का नाम है राम का ये, ठीक है, तो मतलब अगर मैं आगे पीछे करूँ, वाक्य का मैं आगे पीछे करूँ तो लय उसमें क्या हो जाती है फ्रेंड्स, बन जाती है। व्याकरण के नियम का उल्लंघन हो चुका है, ठीक है। पहले करता आना चाहिए था, लेकिन मैं जब आगे पीछे कर लेता हूँ तो एक एज ए कविता का रूप में वो आ जाता है, उसमें कविता की भावना उसमें आ जाती है, क्योंकि उसमें लय अब क्या है, आ चुकी है, जबकि गद्य में लय नहीं थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, जब हम आगे पीछे करके कोई इस वाक्य को लिखते हैं तो वो एज ए पद्य के रूप में आप पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, जैसे एक लड़का था राम, इस तरीके से आप कविता के रूप में बोल सकते हैं, जबकि वो वही चीज़ आपने गद्य में लिखी थी और उसको आप पद्य में बोल पा रहे हैं। क्लियर है? तो आप इसको समझ गए होंगे कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन क्या हो जाता है, लय कहलाता है। और दूसरी लाइन लिखेंगे आपने, जैसे गद्य व पद्य को अलग करने का, गद्य व पद्य को अलग करता है लय, ठीक है। लय ऐसी चीज है जो गद्य को पद्य से अलग करती है और पद्य को गद्य से अलग करती है, इस चीज को आप समझेंगे। बाकी तुकबंदी और छंद गद्य में भी हो सकता है कहीं ना कहीं, इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो लय आप समझ गए, क्लियर है आपको? लय को बोलते हैं रिदम, ठीक है, लय को बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में रिदम। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आगे इसको समझते हैं थोड़ा और आगे। तो जिस प्रकार फ्रेंड्स हमने साहित्य के प्रकार पढ़े, तो उसी प्रकार थोड़ा जल्दी से हम देख लेते हैं कि गद्य के कौन कौन से प्रकार है। केवल गद्य को मैं लेता हूं पहले। तो गद्य के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर गद्य के प्रकार, ठीक है, गद्य के प्रकार। तो आप समझ रहे होंगे गद्य कौन कौन सा होता है। तो एक हो जाएगा आपका कथात्मक गद्य, कथात्मक गद्य आप लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हो जाएगा आपका दृश्य प्रधान गद्य। तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स विचार प्रधान गद्य। और चौथा हो जाएगा अन्य विधाएं, ठीक है, जिसमें रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण होता है। तो इस चीज को आप समझेंगे, अन्य विधाएं, ठीक है। अब कथात्मक गद्य दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। कथात्मक गद्य होता है फ्रेंड्स दो प्रकार का, एक कहानी, एक उपन्यास, ठीक है। एक हो गया आपका कहानी और एक हो गया फ्रेंड्स उपन्यास, ठीक है। दृश्य प्रधान गद्य हो गया आपका नाटक, जिसमें रंगमंच में आपको पता है नाटक एक गद्य ही, निबंध टाइप का ही समझो आप। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो रंगमंच पर होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है नाटक, ठीक है। एकांकी इसका छोटा रूप है। विचार प्रधान में होता है फ्रेंड्स निबंध या आलोचना, ठीक है, जिसमें निबंध में विचार लिखे जाते हैं, निबंध आएगा इसमें, और या तो इसमें आ जाएगी फ्रेंड्स आलोचना। ये विचार प्रधान में आ गया आपका, ठीक है। बाकी अन्य विधाओं में आप लिख लीजिए यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी, ठीक है। यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र वगैरह आ गए इसमें, रिपोर्ट ताज आ गया, ठीक है। अन्य विधाएं हैं ये, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो केवल ये मैंने आपको समझाना था अभी कि साहित्य क्या है, गद्य कितने प्रकार का होता है। तो आपको ये फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। तो इसे अधिक से अधिक फ्रेंड्स शेयर कीजिए। अभी आपको मैं इसमें अच्छे से बताऊंगा और एक बेसिक समझ, ठीक है, हिंदी साहित्य की बेसिक समझ आपके अंदर आएगी, जो कि आपको सामान्यतः देखने को कम मिलेगी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो गद्य का हमने पढ़ दिया, फिर हमने कहानी पढ़नी है, कौन सी उपन्यास कौन से होते हैं, या कौन से हमने पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।